हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या बोलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा का अध्ययन हम मूल पुस्तक से कर रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम अध्ययन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चन जी कहते हैं कि जब वह जाने लगी तब वह शैली की पंक्ति का स्मरण कर लाइफ एंड अनबॉडीज जॉय होज रेस इज जस्ट बिगन, जिसका सत्य इन 7 रातों में उस पर अधिकाधिक लागू होता मुझे प्रतीत हुआ था। मैंने उसे जॉय नाम दे दिया, उसे अर्थात अपनी बीवी को, श्यामा को। तब तक वह जी, मैंने उसे इसी नाम से संबोधित किया, अर्थात जब तक श्यामा जी तब तक इसी नाम से संबोधित करते थे। हिंदुओं के यहाँ पत्नियाँ पतियों का नाम नहीं लेती थी। हमारे परिवार में पति भी पत्नी का नाम नहीं लेते थे। मैंने अपने पिता को कभी मेरी माता का नाम लेते नहीं सुना था और न चाचा लोगों को चाचियों का नाम लेते ही सुना था। मेरे परिवार में शायद ही कोई और मित्रों में एकाध ही जानते होंगे कि मैं श्यामा को इस नाम से पुकारता था। जीवन ने उसे सदा जॉय तो नहीं रहने दिया था, पर अपने को कष्ट में असंतुष्ट अथवा दुखी रहने की चर्चा तो दूर, उसका संकेत भी शायद ही उसने कभी किसी से किया हो। मैं जानता हूँ उसने कष्ट उठाए, उसके असंतोष के कारण भी उपस्थित हुए। उसने लंबी लंबी बीमारियाँ पाई, बड़ी तकलीफ देह बीमारियाँ पाई, पर उसके मुंह से कभी मैंने शिकवा शिकायत आह कराह न सुनी। और एक बार जब मैंने उसकी हाय सुनी तब मैं जान गया कि अब वह नहीं बचेगी। श्यामा ने मुझे एक निजी नाम दिया था, पर उसका समय अभी नहीं आया था। मेरे नाते रिश्तेदारों में यह नियम सा बन गया था कि जिस साल जिसकी शादी होती उसके अगले साल वह अवश्य परीक्षा में फेल हो जाता। मैंने अपने को अपवाद सिद्ध किया। अगले वर्ष यानी जून 1927 में इंटर में द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। हालांकि मेरे इंटर का दूसरा वर्ष बड़ी अव्यवस्था में बीता। इसी बीच हमें अपने पुश्तैनी घर से हटना पड़ा, हटकर एक किराए के घर में जाना पड़ा। इसी बीच पिताजी ने कटघर में राजा बारा से कुछ ज़मीन सालाना किराए पर लेकर उस पर मकान बनवाना शुरू किया। अभी मकान अधबना ही था कि हमको किराए का मकान छोड़कर कटघर आ जाना पड़ा। हमारे वहाँ आ जाने पर भी महीनों काम लगा रहा। इंटर की परीक्षा देने मैं अपने नए घर से ही जाता था। जिस ज़मीन पर हमारा घर बना वह कटघर में कही जाती थी, पर म्यूनसिपैलिटी की नाप जोख के हिसाब से वह मुट्ठीगंज में आती थी। जब हमारा मकान म्यूनसिपल बोर्ड में रजिस्टर हुआ तब उस पर 255 मुट्ठीगंज का नंबर लगा। इधर कई वर्षों से नंबर बदल गया है, नया नंबर मुझे याद नहीं है। हमारा पुश्तैनी मकान सड़क में ले लिया जा रहा है, तो सरकार को हमें मकान बनाने के लिए दूसरी जगह देनी चाहिए, पर उस समय न किसी ने अधिकार का प्रश्न उठाया और न सरकार ने इसका कोई प्रबंध किया। आज का वक्त होता तो कितनी सभाएं होती, कितने जुलूस निकलते और ज़मीन छुड़वाने से पहले सरकार को एकाध बार गोलियां भी चलानी पड़ती। उस समय तो एक दिन मकान छोड़ने की नोटिस आ गई, एक दिन मुआवजा ले लेने की तारीख दे दी गई, मुआवजा जो सरकार ने अपने मन से निश्चित किया था, और एक दिन हमारे नल के तार काट दिए गए, बिन पानी सब सून, और लोग अपने सूने मकानों को छोड़कर ज़मीन की तलाश में इधर उधर घूमने लगे और जिसको जहाँ जगह मिल गई वहीं जा बसा। ज़मीन की
भी कीमत ज़मीन की भी कीमत देनी पड़ती तो पिताजी मकान खड़ा करने में असमर्थ होते। तब तो हमें फूस के झोपड़ों में ही रहना होता। पता लगा कटघर में गणेश बाग के पूरब और यमुना रोड के उत्तर वारा के राजा की बहुत सी ज़मीन खाली पड़ी है। पिताजी ने वहीं कुछ ज़मीन 32 रुपये साल किराए पर ले ली। पट्टा अस्थायी था, यानी किराया कभी बढ़ाया जाने को नहीं था, पर ज़मीन पर बने मकान को बेचने की हालत में 1/4 रकम ज़मीन मालिक को देनी थी और मकान के नए मालिक को पट्टे की पुरानी शर्त मानी होनी थी। ज़मीन प्राप्त करने और उस पर मकान बनवाने की जिम्मेदारी पिताजी की थी। हम लोगों को एक बार ले जाकर उन्होंने ज़मीन दिखा भर दी और हमें उसकी स्थिति पसंद आई। हम लोग अपने पुराने मकान में भी खुलेपन के अभ्यासी थे और वह यहाँ भी था। उस ज़मीन पर बनने वाला हमारा पहला मकान था। उत्तर और पूरब में बड़ा सा खाली मैदान पड़ा था। अब तो वहाँ 1 इंच ज़मीन खाली नहीं है। पश्चिम में गणेश बाग का अहाता था, अब उसमें भी बहुत से मकान बन गए हैं। दक्षिण में कुछ छोटे छोटे खपरेल बनाए गए हैं, खपरेल से छाए मकान बनाए गए हैं, जिनके पार यमुना रोड थी। रोड पर मिशन स्कूल कॉलेज का लंबा चौड़ा कंपाउंड था, जिसके नीचे यमुना बहती थी। चौड़ा पाट, फिर रेतीला किनारा, फिर पेड़ों की कतार। मिशन कंपाउंड में बहुत कुछ था। यमुना मिशन हाई स्कूल, स्कूल का छात्रावास, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज जिसके टावर पर बड़ी घड़ी लगी थी, कॉलेज का छात्रावास, हेडमास्टर और प्रिंसिपल के रिहायशी बंगले, छात्रावासों के अधीक्षकों के क्वार्टर, गिरजाघर, निशा निमंत्रण के गीत, गिरजे से घंटे की टन टन में उसी गिरजे का संकेत है। एक खैराती दवाखाना, पादरी और डॉक्टर के मकान, बड़े बड़े टेनिस कोर्ट, फिर भी खेलने के लिए कई मकान और बहुत सी जगह फूल पौधे के लिए खाली। यमुना रोड कंपाउंड के सामने से होती यमुना पुल को चली गई थी, जो शायद दुनिया का सबसे लंबा दोहरा पुल है। ऊपर दोनों पर रेल की पटरियाँ, नीचे कुछ पुल आदमियों के आने जाने के लिए, एक सवारी गाड़ियों के लिए जैसे इक्के, तांगे, मोटर आदि। मेरे घर से सड़क पार कर मिशन स्कूल के हाथे में होते हुए 3 मिनट में यमुना के तट पर खड़ा हुआ जा सकता था। दाहिनी ओर राजा बनारस की कोठी, बलुआ घाट, आगे नहाने का पक्का घाट जिसे बारादरी कहते थे, बाएं को दूर तक यमुना का खुला किनारा, फिर ठीक यमुना पुल के नीचे गऊ घाट जहाँ संगम को जाने के लिए नावें मिलती थी। दूर पर गंगा यमुना के संगम पर बने अकबर के किले की दीवारें दिखाई देती थी। यमुना के यहाँ एक विचित्र गरिमा और गंभीरता थी। यमुना जी में यहाँ एक विचित्र गरिमा और गंभीरता है। थोड़ी दूर पर मील 1.5 मील पर वह गंगा से मिलती है। यमुना का पाट यहाँ बहुत चौड़ा हो गया है, वह यहाँ खूब गहरी भी है। उसका जल गहरे नीले रंग का है। यहाँ यमुना समाप्त होती है, यह उसकी आखिरी मंजिल है। उसकी लंबी और विविधतापूर्ण यात्रा का अंतिम चरण उस जलधारा की 800 मील लंबी यात्रा का, जो हिमालय की यमुनोत्री से जन्म लेकर मीलों श्रृंग मालाओं के बीच चक्कर काटती, घने जंगलों में फिरती, चौरस मैदानों में उतरती, न जाने कितनी भूमि को उर्वरा बनाती, न जाने कितने खेतों को सींचती, अनेकानेक ग्राम, नगर, महानगर को धन्य करती, कितनों को पावन तीर्थों का गौरव देती, सतत सवेग प्रवाहमान, अंत में क्रमशः क्वचित श्रांत शिथिल होती गंगा के वक्षस्थल से संपृक्त भुज पासों में आबद्ध उसी में खो जाती है, उन्हीं में समा जाती है। यहाँ कहीं बैठकर आप ध्यान से उसकी धारा को देखें तो आप उसमें गंगा से अपनी बड़ी बहन से, हिमालय की बेटियां होने के कारण वे दोनों बहनें ही तो हुई, मिलने की एक हर्षोल्लासता भी पाएंगे और अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व मिटाकर गंगा में सदा के लिए विलीन होने का एक औदात्म्य भी।
और कभी कभी दोनों के अंतर्मिलन से एक विमुक्ति का भाव भी, जो हर्ष शोक दोनों से परे है। जमुना के किनारे न जाने कितनी बार शांत बैठकर कभी उसे मैंने पहले, कभी दूसरी, कभी दोनों में एक साथ और कभी तीसरी अभिवृत्ति अर्थात मूड में देखा है। नए मकान का नक्शा बनवाने में पिताजी ने नए समय की आवश्यकताएं भी ध्यान में रखी थी। मकान को 2 तल्ले का बनवाया गया था। ऊपर 2 बड़े कमरे, 2 छोटे कमरे, 2 छतें, 2 परछतियाँ, एक छोटा एक बड़ा कमरा और मेरी पत्नी के लिए एक छोटा एक बड़ा कमरा, मेरे छोटे भाई और उनकी भावी पत्नी के लिए एक एक छत परछतियाँ, ऋतु के अनुसार खुले या छाया में अलग अलग सोने के लिए नीचे अलग अलग कमरे उनके अपने और माताजी के लिए थे। बहन का कोई खास कमरा नहीं था। वह तो किसी भी दिन घर से जाने वाली थी और घर के आवश्यक स्थान से पूजा घर, भंडारा, रसोई, स्नान घर आदि। घर का एक मर्दाना हिस्सा भी उन्होंने बनवाया था, पर बाहर बैठ के 2 बनवाई थी, शायद इस विचार से कि एक बैठक उनकी और उनकी उम्र के मित्रों की होगी और एक जवान लड़कों की, जो शायद अपने साथ बड़े बूढ़ों को बैठना पसंद न करे। सामने एक बरामदा पड़ने को था, पर वह न बन सका। आगे जो थोड़ी सी जमीन खुली पड़ी थी वह मुंडेर से घेर दी जाने को थी, पर मुंडेर के भी बनने की नौबत न आई। आंगन तो था ही, बिना आंगन के हिंदुस्तानी घर की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके आगे एक सायबान था। कभी घर में गाय आदि पाली जाए तो उसके बांधने के लिए। गाय पालने का पिताजी को शौक था, एक आध बार उन्होंने पाली भी थी, पर जानवर पालने की बहुत सी झंझटें भी थी जो उनकी अकेली जान झेल नहीं पाती थी। नौकरी से रिटायर होने पर एक गाय पालने और उसकी सेवा करने का अरमान वे अपने मन में लिए थे। फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। आगे की कहानी के लिए हम अगले सेशन को ज्वाइन करेंगे। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।